अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, उसका नाम है मिस्टर ब्लीनी, जिसको लिखने वाले हैं फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे, ये सब कुछ हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप उस लिंक के थ्रू राइटर को सुन सकते हैं, राइटर के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो कवर कर सकते हैं। हमारा जो रिस्पेक्टिव लेक्चर होगा, इसका मेन फोकस मिस्टर ब्लीनी के ऊपर होगा। हमने इस पोएम के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम, जो हमारा आज का लेक्चर है उसको हम करते हैं शुरू। बेसिकली ये जो पोएम है मिस्टर ब्लीनी, ये बेस कर रही है मॉडर्निज्म के ऊपर। जो मॉडर्निज्म का मेन थीम है लोनलीनेस, आइसोलेशन, हम लोग इस थीम को इस पोएम के अंदर देखने वाले हैं। इसमें राइटर हम लोग को कन्वे करेगा ये थीम कि जो मॉडर्न लाइफ है वो इंटायरली टेस्टलेस हो चुकी हुई है, इमोशनलेस हो चुकी हुई है, बोरिंग और डल हो चुकी हुई है। एनी हाउ, इसके अलावा हम लोग इस पोएम के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म का थीम देखेंगे कि एग्जिस्टेंस तो मैटर करती है और ना ही वेज मैटर करते हैं। मतलब किस तरह से आप लाइफ गुजार रहे हो मैटर ही नहीं करता। तो जो मेन थीम होंगे ना पोएम के, वो है आर्ट। मतलब क्रिएटिविटी लाइफ के अंदर है ही नहीं, ठीक है, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। फिर है लोनलीनेस, फिर है आइसोलेशन, इसके अलावा लाइफ्स कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा एमलेसनेस, ठीक है, एंड देन होपलेसनेस, और उसके बाद होपलेस लाइफ, फिर है मीनिंगलेसनेस। तो ये इस पोएम के मेजर थीम्स होने वाले हैं। एनी हाउ, टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं अपनी। दिस वॉज मिस्टर ब्लीनीज रूम, ही स्टेड। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये जो रूम है ये मिस्टर ब्लीनी का था, वो यहाँ पे रहा करते थे। टेंसेस इसमें कौन से यूज़ हो रहे हैं, पास्ट टेंस यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं। एक है लैंडलॉर्ड, ठीक है, जिसका ये घर है। उसके बाद है पोइट, ठीक है, यानी कि जो घर को लेने के लिए गया है रेंट पे। एंड देन मिस्टर ब्लीनी। अच्छा, करेक्शन के लिए लैंड लेडी है, लैंडलॉर्ड नहीं, ठीक है। अब लैंड लेडी है, लैंड लेडी पोइट को इंट्रोड्यूस करवा रही है रूम के साथ। कहती है ये जो रूम था ये मिस्टर ब्लीनी का था, जहाँ पे मिस्टर ब्लीनी रहा करता था। द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज़। कहते हैं सारा वक्त कहाँ पे था, ये बॉडीज़ में स्पेंड किया करता था। बॉडीज़ क्या है, बेसिकली एक वर्कशॉप का नाम है, एक कार की वर्कशॉप का नाम है। टिल दे मूव्ड हिम। यहाँ पे इसकी 2 इंटरप्रिटेशंस बनती हैं। नंबर 1 कि उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, एंड नंबर 2 उसकी डेथ हो गई। बट नंबर 1 इज़ मोस्ट सूटेबल, ठीक है। क्या है, कहते दिस वॉज मिस्टर ब्लीनीज रूम, ही स्टेड द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडी स्टिल। देन है दे मूव्ड हिम फ्लावर्ड कर्टन्स थिन एंड फ्रेड, ठीक है। अब कहते हैं इसके रूम के अंदर की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। इसके रूम के अंदर फ्लावर्ड कर्टन्स, फूलों वाले पर्दे लगे हुए थे, थिन एंड फ्रेड, जो कि पतले और गंदे हुए थे। फॉल टू विदिन 5 इंचेस ऑफ द सिल, जो कि खिड़की से 5 इंच छोटे थे, यानी कि जो पर्दों की लेंथ थी वो भी छोटी दिखाई गई हुई है। मतलब यहाँ पे हम रूम की कंडीशन देख के जो पहले यहाँ पे किराएदार मिस्टर ब्लीनी रह के गए हैं उनकी कंडीशन का हिसाब लगा सकते हैं कि पर्दे हैं, पर्दों पे फूल तो बना हुआ लेकिन पर्दे भी फटे पुराने हैं, और फटे पुराने होने के साथ साथ खिड़की से वो ऊंचे हैं पर्दे, ठीक है। तो यानी कि केयरलेस एटीट्यूड दिखाया गया यहाँ पे। और दूसरा, फर्स्ट टेंस के अंदर फर्दर राइम स्कीम देखें, स्टेड, टिल, फ्रेड, स्टिल, यानी कि ये बन गया ए बी, ठीक है। तो ए बी फर्स्ट टेंस के अंदर ये राइम स्कीम बनी है। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो किस तरह की यूज़ की गई है, कोलिक्वल लैंग्वेज यूज़ की गई हुई है, यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज है। क्लियर वर्डिंग है, सिंपल डिक्शन है, क्लियर इमेजेस पोर्ट्रे किए गए हैं। सेकेंड स्टेंजा देखें, हुज विंडो शोज अ स्ट्रिप ऑफ बिल्डिंग लैंड, कहते हैं जिसकी विंडो से एक स्ट्रिप यानी कि छोटी सी लेयर नजर आती थी बिल्डिंग लैंड की, यानी कि रूम के अंदर खिड़की ऐसी लगी थी जिससे बाहर का जो नज़ारा था वो भी क्लियर नज़र नहीं आता था। टस्की लिटर्ड, टस्की मीन्स वो एरिया जहाँ पे घास उगी होती है। मिस्टर ब्लीनी टुक माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। अब यहाँ पे जो लैंड लेडी थी वो पोइट को बता रही है कि ये जो गार्डन है ना
ये प्रॉपरली मिस्टर ब्लीनी ने अपने हाथ में ले लिया हुआ था। वो इसका ख्याल रखा करता था और मिस्टर ब्लीनी इस विंडो से बाहर इस घास को देखा करता था, इस गार्डन को देखा करता था। और इस विंडो से बाहर क्या क्या नज़र आता था? ग्रास, रबिश और बिल्डिंग्स, ये चीज़ें नज़र आती थी इस विंडो से। फिर आगे देखें, बेड, अपराइट चेयर, 60 वॉट बल्ब, नो हुक। रूम के अंदर एक बेड पड़ा हुआ है, एक अपराइट चेयर यानी कि बिल्कुल सीधी वाली चेयर पड़ी हुई है, उसके बाद है 60 वॉट बल्ब, एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, नो हुक, और जो डोर है उस पर कोई हुक ही नहीं लगा हुआ कि डोर को ओपन कैसे करना है। मतलब टोटली रफ लाइफ स्टाइल है कि जो चीज़ दे दी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए जो लैंड है, फिर टुक है, फिर हैंड है, फिर हुक है। अगेन यहाँ पे भी ए बी राइम स्कीम हो गई। अब हर कोई जानता है कि जो आपका रहने का लाइफस्टाइल होता है ना, वही आपकी हैबिट्स को बताता है और वही आपके मोड ऑफ लिविंग्स यानी कि जो आपका करैक्टर है उसको बताता है। ठीक है, जिस तरह आप रहते हो, आपका रहने का तरीका ही आपकी करैक्टर की डेफिनेशन करता है। तो हमने यहाँ पे देखा जो उसका लाइफस्टाइल था, बेड था, अपराइट चेयर है, 60 वॉट बल्ब है, दरवाजे पे कोई हुक नहीं है, गंदे पर्दे हैं, पर्दे भी जो ऊंचे हैं खिड़की से। तो यहाँ पे राइटर ने ये टेक्निक यूज़ करके उसके लिविंग मोड को बता के, उसके हैबिट्स को बता के क्या किया, हमें बताया है कि बेसिकली जो ये मिस्टर ब्लीनी है, इसका करैक्टर किस तरह का था? इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था अपने ऊपर। ना इसको अपने रूम को डेकोरेट करने का शौक था, ना ही इसको साफ़ सुथरा रखता था, या ना ही इसका इंटरेस्ट था प्रॉपरली मैनेजिंग के अंदर। मैनेजमेंट किसकी? अपने कमरे की। तो एनी हाउ इन दो स्टेंजास के बाद हम थर्ड स्टेंजा देखते हैं। बिहाइंड द डोर नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स। तो जो डोर था उसके पीछे ना कोई प्लेस मिली थी जहाँ पे किताबें रखी जाए, यहाँ पे बैग रखे जाए। ठीक है, अब इसने क्या किया? सारे रूम की डिस्क्रिप्शन बता दी, कमरा ऐसा ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 60 वोट का बल्ब लगा है, एक स्ट्रेट अपराइट चेयर है, मतलब सारी सी कंडीशन बता दी जो कि पुअर कंडीशन थी। अब क्या कहता है जी आगे? आई विल टेक इट। कहता है मैं फिर भी इस कमरे को किराए पे लेने के लिए तैयार हूँ। सो इट हैपन्स दैट आई लाई वेयर मिस्टर ब्लीनी ले एंड स्टब माई फैग्स ऑन द सेम सॉसर सुवेनियर एंड ट्रे। तो क्या कहता है फिर ऐसा हुआ कि मैं भी वहीं पे लेटा जहाँ पे मिस्टर ब्लीनी लेटा करता था। स्टब माई फैग्स यानी कि मैंने फिर सिगरेट पीना शुरू की और मैंने सिगरेट पी कर उस सिगरेट की जो ऐश थी वो सॉसर में डाली, बजाय कि मैं उसको ऐश ट्रे में डालता जैसे कि मिस्टर ब्लीनी डाला करता था। मतलब एक तरफ ये मिस्टर ब्लीनी के लाइफस्टाइल को क्रिटिसाइज़ कर रहा था और यहाँ पे आयरनी दिखाई गई है क्या कि दूसरी तरफ ये खुद भी उस रूम को ले रहा है। ठीक है, पहले वो उस रूम को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जितनी भी हैबिट्स थी मिस्टर ब्लीनी की उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, और बाद में खुद भी उनकी हैबिट को फॉलो कर रहा है। जिस तरह के मिस्टर ब्लीनी स्मोकिंग करते थे, एशट्रे की जगह वो एशेस को सॉसर में डाला करते थे, इन्होंने भी सॉसर में ही डाला। जहाँ मिस्टर ब्लीनी लेटते थे वहाँ पे यही भी लेटे। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ दिखाई गई हैं किनके दरमियान में? मिस्टर ब्लीनी और स्पीकर के दरमियान में। और इसके अलावा बिहाइंड द डोर नो रूम फॉर बुक्स एंड बैग्स, इट मीन्स कि राइटर जो है वो लिटरेरी इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, जो हमारा स्पीकर है वो लिटरेरी इंटरेस्ट रखता है, वो कह रहा है यहाँ पे तो बुक्स की जगह ही नहीं है। उसने मेन चीज़ आते साथ ही यहाँ पे ये चीज़ नोट की और इसको हाईलाइट किया। ऑन द अदर हैंड जो ब्लीनी था वो बुक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखता। तो यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया दोनों के करैक्टर का। बाकी सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई हैं। स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल टू ड्रॉन, कहता है मैंने अपने कानों के अंदर कॉटन वूल डाल दिए, किस लिए? द जैबरिंग सेट द एज्ड हर ऑन टू बाय, कि यहाँ पे एक रेडियो था और रेडियो से शोर नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही थी, वो नॉइज़ जो थी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, उस नॉइज़ से बचने के लिए मैंने अपने कानों के अंदर कॉटन वूल डाल दिए थे। और ये जो रेडियो था उसको लेके किसने दिया था? उसको उसकी लैंड लेडी ने लेके दिया था ऑन हिज रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट पे? मिस्टर ब्लीनी की रिक्वेस्ट पे। ही एज्ड हर ऑन टू बाय, कि उसने रिक्वेस्ट की थी, उसकी रिक्वेस्ट पे शी बॉट दिस वन फॉर मिस्टर ब्लीनी। अब यहाँ पे दिखाया गया है जो मिस्टर ब्लीनी थी उसके लिए बुक तो नहीं, उसके लिए रेडियो ही इनफ था। ऑन द अदर हैंड जो हमारा स्पीकर है उसके लिए रेडियो तो नहीं, लेकिन उसके लिए बुक्स इनफ थी जो कि इस रूम में अवेलेबल ही नहीं है। फिर कहता है आई नो हिज हैबिट्स व्हाट टाइम ही केम डाउन, कहता है मैं इसकी हैबिट्स जानता था, किस टाइम पे ही नीचे आया करता था। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी, वाई,
कि उसकी जो प्रेफरेंस थी वो क्या थी, वो सॉस टू ग्रेवी थी। मीन्स वो ग्रेवी की जगह सॉस लाइक करता था। कहता वाई, क्यों? कहता मैं सब समझ चुका हूँ, सब जान चुका हूँ। कैसे जान चुका हूँ? जब मैंने उसके रूम में स्टे किया वैसे जान चुका हूँ। तो इन दोनों स्टेंजास के अंदर जो मेन काम किया गया वो ये है कि जो स्पीकर है और जो मिस्टर ब्लीनी है, इन दोनों के करैक्टर को कंपेयर किया गया है, इनकी सिमिलरिटीज़ बताई गई हुई हैं, इनकी डिससिमिलरिटीज़ बताई गई हुई हैं, यानी कि जो इनके अंदर कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट बेसिकली बुक्स का और रेडियो का है, और इसके अलावा बाकी सबके सब सिमिलरिटीज़ है। एंड देन नेक्स्ट स्टेंजा, ही केप्ट ऑन प्लगिंग एट द 4 ऑलवेज। मतलब जो इसका लकी नंबर था दैट वाज 4, वो 4 था, वो हमेशा 4 डिजिट को प्रेफरेंस देता था। लाइकवाइज देयर ईयरली फ्रेम द फ्रिंगटन फोक। ईयरली फ्रेम मतलब अगर ईयरली छुट्टियों की बात की जाए तो ये अपनी छुट्टियां फ्रिंगटन फोर्ट में गुजारा करता था अपने रिलेटिव्स के साथ। फ्रिंटन में अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ टाइम गुजारा करता था। हु पुट हिम अप फॉर समर हॉलीडेज, जो कि समर का हॉलीडे सारा का सारा वहाँ पे ही स्पेंड करता था। एंड क्रिसमस एट हिज सिस्टर्स हाउस इन स्टॉक, और कहता है ये स्टॉक नामी प्लेस के अंदर अपने सिस्टर के घर में अपना क्रिसमस गुजारा करता था। एंड देन बट इफ़ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिजिड विंड, और कह रहा है क्या कभी ऐसा हुआ है, मतलब समर तो ये गुजारा है फ्रिंगटन में, उसके बाद ये अपना क्रिसमस गुजारा सिस्टर के घर पे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि मिस्टर ब्लीनी अपने ही घर में खड़े होकर उन्होंने, मतलब इस कमरे के अंदर खड़े होकर उन्होंने कभी ताज़ा हवा को एंजॉय किया हो? टसलिंग द क्लाउड्स, जो बादलों को चला रही होती है, लहरा रही होती है। ले ऑन द फस्टी बेड्स, अपने बिस्तर के ऊपर लेटते हुए। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद इस बेड के ऊपर लेटे हुए सोच रहा है नहीं है कि कभी उसने ताज़ा हवा को एंजॉय किया, कि कभी उसने बादलों के मंजर को एंजॉय किया अपने इस बेड पर लेटे हुए, कि कभी उसने ऑब्जर्व किया है नेचर को। टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम एंड ग्रिंड, ठीक है, क्या उसने खुद को अपने आप को बताया क्या ये घर है, या फिर ये चीज़ खुद को रियलाइज़ करके कि वो जिस जगह पे लेटा वो उसका होम है, और ये चीज़ सोचकर मुस्कुराया है। ग्रिंड मतलब मुस्कुराना। एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड, शिवर्ड मतलब कांपना, शेकिंग ऑफ द ड्रेड मतलब विदाउट शेकिंग, बगैर किसी खौफ के। ड्रेड होता है खौफ का मतलब, ठीक है, मतलब ड्रेड का मतलब होता है खौफ। तो कहते क्या उसने बगैर किसी खौफ के कपकपाहट महसूस की होगी। मीन्स टू सेड दैट कि मिस्टर ब्लीनी की यहाँ पे लाइफ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आयरनी बताई जा रही है। किस तरह से? कहता क्या उसने कभी नेचर देखी है यहाँ पर लेट कर? अगर उसने नेचर देखी है, उसको एंजॉय किया, तो क्या कभी उसने अपने रूम को देखा है जिसको वो खुद को होम कह के तसल्ली देता है और फिर मुस्कुराता है और बगैर किसी खौफ के कपकपाहट महसूस करता है? तो यहाँ पे एक और पिक्चर दिखाई गई हुई है मिस्टर ब्लीनी की। उसके बाद बात की जाती है लास्ट स्टैंजा की, जो कि क्रक्स है और इम्पोर्टेंट स्टैंजा पूरी पोएम का। दैट हाउ विल लिव मयर्स ओवर ऑन नेचर, कि जैसे हम रहते हैं यही चीज़ बताती है हमारी नेचर कैसी है, और जैसे हमारी नेचर होती है वैसे इन्वायरमेंट को हम लोग लाइक करते हैं, वैसे इन्वायरमेंट में हम लोग रहना पसंद करते हैं। एंड एट हिज एज हैविंग नो मोर टू शो, यानी कि जिस एज में वो है उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। देन वन हार्ड बॉक्स शुड मेक हिम प्रिटी श्योर, यहाँ पे वन हार्ड बॉक्स वर्ड यूज़ किया गया है छोटे से कमरे के लिए जिसके अंदर वो रह रहा है। शुड मेक हिम प्रिटी श्योर ही वारंटेड नो बेटर आई डू नॉट नो, मतलब क्या कभी मिस्टर ब्लीनी ने सोचा होगा कि इस तरह की वो लाइफ गुजारा है, कि वो किस तरह से एम्बिशनलेस, एमलेस, होपलेसनेस वाली लाइफ गुजारा है, कि मिस्टर ब्लीनी जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा बल्कि वक्त काट रहा है, वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा है। और इसके अलावा इन लाइंस के अंदर हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिला, वो मॉडर्न लाइफ का, कि जो मॉडर्न लाइफ है वो यूज़लेस है। बहुत से लोग ऐसे जो कि एम के बगैर लाइफ गुजार रहे हैं अपनी, और ये एक आइसोलेटेड लाइफ गुजार है, एक पैसिव पर्सन दिखाया गया है। हमने जो इसका लिविंग स्टाइल देखा उससे रिवील हुआ कि ये नैरो माइंडेड पर्सन है, और पोएम की हर एक लाइन रिवील करी थी मीनिंगलेसनेस इन लाइफ के अंदर। तो बेसिकली ये पोएम जो है मॉडर्निज्म को, मॉडर्निटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करी है, क्योंकि यहाँ पे देखा कि जो मॉडर्न लाइफ है वो टेस्टलेस है, डल है, एम्बिशनलेस है, एमलेस है, इसके अंदर कोई भी होप का एलिमेंट ही नहीं है। जो मॉडर्न मैन है उसकी लाइफ मशीन की तरह हो चुकी है, क्या रह गया? वर्क, अर्न, ईट, ड्रिंक एंड स्लीप। और जब राइटर ने इसके अंदर बुक्स की बात की, बैग्स की बात की, तो इट मीन्स राइटर चाहता था कि हर एक पर्सन के अंदर आर्टिस्ट होता है और उस आर्टिस्ट को जगाना चाहिए। आर्ट शुड बी प्रेफर्ड। जब इसने नेचर की बात की तब भी ये आर्ट को प्रेफरेंस दे रहा था राइटर। और एनी हाउ मिस्टर ब्लीनी जिस जगह पे रह रहा है उसने कभी भी उस जगह को अपना होम नहीं कंसीडर किया। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज मैकेनिकल रूटीन,
और उसके अलावा आइसोलेटेड लाइफ की बेस पे, मीनिंगलेसनेस की बेस पे, कोई एम ही नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया, मीनिंगलेस लाइफ जो है इस पोएम का इम्पॉर्टेंट थीम है, जिसके थ्रू हमने देखा कि मतलब जो एक मॉडर्न मैन ये करता है, अपनी पूरी लाइफ अर्निंग के लिए गुजार देता है, और अर्निंग के लिए गुजारने के बाद उसके पास अपने डियर वंस के पास टाइम स्पेंड करने के लिए होता ही नहीं है, कोई भी पर्पस नहीं होता उसकी लाइफ के अंदर। और एट द एंड क्या होता है, वन डे एवरीवन हैज़ टू फेस डेथ। और शायद मिस्टर ब्लीनी भी यही सोचता था, इसीलिए उसने एक होपलेस और मीनिंगलेस लाइफ गुजारी अपनी। तो एनी हाउ, इस पोएम की बात करें तो बेसिकली इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि पोएम जो है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है। जो सिमिलैरिटीज़, मतलब जो बातें फिलिप लार्किन में थी, वही बातें मिस्टर ब्लीनी के अंदर भी मौजूद हैं सम हाउ समवेयर। और एनी हाउ, इस पोएम को ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा गया हुआ है। और इस पोएम को एक करैक्टर एनालाइजिंग टेक्निक के लिए भी काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल कंसीडर किया गया हुआ है कि कैसे जो उसका लिविंग स्टाइल है करैक्टर का, उस लिविंग स्टाइल की बेस पे करैक्टर को कैसे जज करना है। इस पोएम से ये चीज़ सीखने को मिलती है। इस पोएम में अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात की जाए तो एलिट्रेशन का यूज़ किया गया, जैसे कि टाइम और टिल, फिर फ्लावर्ड एंड फ्रेड, टस्की एंड टुक। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन के अलावा इस पोएम के अंदर इंजैम्पमेंट का यूज़ किया गया है। इंजैम्पमेंट मीन्स कि जब हम लोग एक लाइन पढ़ रहे होते हैं, हम लोग को उस लाइन को पढ़ के मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को दूसरी लाइन को भी पढ़ना करे, इसको कहते हैं इंजैम्पमेंट। जैसा कि द होल टाइम ही वॉज एट द बोर्ड इज टिल। ठीक है, अब टिल के बाद क्या समझ नहीं आ रही, नेक्स्ट लाइन इसको करेक्ट कर रही है, दे मूव्ड हिम फ्लावर्ड कर्टन्स थिन एंड फ्रेड। तो जब ये नेक्स्ट लाइन प्रीवियस लाइन से कनेक्ट हुई तो हम लोगों को तब समझ लगा इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं इंजैम्पमेंट। ऐसे कि देखिए, टस्की लिटर्ड मिस्टर ब्लीनी टुक, क्या हुआ, टुक क्या, माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड, यानी कि जब नेक्स्ट लाइन को साथ कनेक्ट किया गया तब जाके हम लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इसमें इंजैम्पमेंट का भी यूज़ किया गया हुआ है, आगे भी कई जगह पे यूज़ होगा इसका। इस पोएम के अंदर राइम स्कीम की बात की जाए तो ए बी यही सेट पैटर्न रखा गया थ्रू आउट पोएम के अंदर। और इसके अलावा ये पोएम जो है हाईली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो आई होप कि आपको मिस्टर ब्लीनी की पोएम जो है ओवरऑल अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। नेक्स्ट पोएम में मिलते हैं, फिर मतलब नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। पोएम पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।